अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, हमारे पास है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। लेक्चर नंबर हमारे पास 8 है, क्लास 9, चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की भी। ये जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है ये किसने और कब दी थी। पहली बात है नाम से में इसका पता चल रहा है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है, जिसका मतलब है साइंटिस्ट बोहर नहीं दी होगी। तो हमारे पास 1913 में ये वाली जो थ्योरी है नील बोहर ने प्रेजेंट की थी। और इसकी जो बुनियाद थी यानी बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, यानी इसकी जो बुनियाद थी वो क्या थी, वो क्वांटम थ्योरी पे थी। क्योंकि इससे पहले जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया जा चुका था, जो कि क्लासिकल थ्योरी के ऊपर था। उसकी बुनियाद क्लासिकल थ्योरी के ऊपर थी, लेकिन उसमें डिफेक्ट्स थे। उन्हीं डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए जो है वो बोहर्स ने अपनी जो है वो थ्योरी पेश की थी। और इसकी बुनियाद किसके ऊपर थी, इसकी क्वांटम थ्योरी के ऊपर। तो ये क्या कहता था, ये कहता था कि जो एक एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वो ना एनर्जी रिलीज करते हैं और ना ही अब्जॉर्ब करते हैं। ये काम कब करते हैं, ये मजीद सारा हम इंशाल्लाह पास्टुलेट में करते हैं। तो आज सबसे पहला पास्टुलेट हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सर्कुलर पाथ आर ऑर्बिट्स। अच्छा, पहली बात उन्होंने आपके पहले पास्टुलेट में लिखा, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस। उन्होंने कहते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसके पास छोटा सा न्यूक्लियस होता है, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, विच आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। तो वो कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आपके पास है उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द जो ऑर्बिट में उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। और रेडियस इसका कितना होता है, यानी सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन तक जो रेडियस है वो आर में वो क्या कर रहा होता है, यानी इस सर्कल में आर रेडियस के साथ वो क्या कर रहा था, वो मूव कर रहा होता है। यानी पहला आपका पास्टुलेट है, उन्होंने क्या कहा हुआ है, यानी सर्कुलर पाथ आर ऑर्बिट्स। तो अगर आप पास्टुलेट की बात करोगे आपने कहना है कि जो हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस, क्योंकि हाइड्रोजन क्योंकि सबसे छोटा जो है वो एटम है, पीरियोडिक टेबल का भी सबसे छोटा है, तो इसी वजह से इसके पास छोटा सा न्यूक्लियस होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आर रेडियस के सर्कल में जो है वो ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। उसके बाद क्वांटाइज्ड ऑर्बिट की बात करते हैं। तो पहली बात, जब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास के शेल है, एल शेल है, एम से जो हमारे पास एम शेल है। तो हर जो शेल होता है न्यूक्लियस के जितने भी हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट्स जो होते हैं, हमारे पास ये जो दायरे जो बने हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं। हर ऑर्बिट की अपनी एक महसूस एनर्जी होती है, यानी हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है, दैट इज क्वांटाइज्ड। हम कहते हैं कि एवरी ऑर्बिट है फिक्स एनर्जी, एवरी ऑर्बिट, हर ऑर्बिट जो होता है उसकी क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स एनर्जी। उसकी एनर्जी जो होती है वो महसूस होती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, दैट इज क्वांटाइज, जो कि क्वांटाइज होती है। अच्छा, मजीद हम जरा तीसरे इसके पास्टुलेट पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं एनर्जी लूज आर गेन, कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम जो होता है वो कब एनर्जी लूज या गेन करता है। पहली बात, ये आपके पास लोअर बोर्ड में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लूज और emit और absorb एनर्जी, एक जो एटम होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कब एनर्जी जो होती है जज़ब या खारिज करता है। तो पहली बात हम इस दोनों पॉइंट इसका आंसर पढ़ेंगे। तो पहले मेरे पास आता है एनर्जी लूज और गेन। अच्छा, भी जब हम बात करते हैं एनर्जी लूज और गेन, जब एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन एक इस ऑर्बिट में एक इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब तक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ना वो एनर्जी खारिज करेगा ना वो एनर्जी जज़ब करेगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ये दो इलेक्ट्रॉन ने बनाया फॉर एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, ना वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना ही वो एनर्जी एमिट करेगा। तो इसका मतलब ये काम कब करता है, फिर जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो फिर क्या करता है, या ये एनर्जी जज़ब करता है या ये एनर्जी खारिज करता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे ये एनर्जी लूज या गेन कब होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर,
यानी जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है जब एक ऑर्बिट में रहता है वो ना एनर्जी जज़ब करता है ना खारिज करता है। ये काम कब करता है? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, या एनर्जी खारिज करता है या एनर्जी जज़ब करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा भी एनर्जी जज़ब कब हो रही है, एनर्जी खारिज कब हो रही है? तो ये डिपेंड करता है। चलिए यहाँ जरा इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे पास जितने न्यूक्लियस के करीब ऑर्बिट होता है उसे हम कहते हैं हायर ऑर्बिट। जितना न्यूक्लियस से दूर होता है उतना हम कहते हैं उस ऑर्बिट को हम कहते हैं लोअर एनर्जी लोअर हम कहते हैं लोअर ऑर्बिट। यानी हमारे पास जितना न्यूक्लियस के करीब की ऑर्बिट होता है हम कहते हैं उसे हायर ऑर्बिट, और जितना वो न्यूक्लियस से दूर होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर ऑर्बिट। जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अभी जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जो जितने न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर जो ऑर्बिट होता है उतनी उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, पहली बात, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है, यानी वो हायर से, क्योंकि मैंने कहा न्यूक्लियस के करीब जितने भी ऑर्बिट्स हैं वो आपके पास हायर होंगे, और न्यूक्लियस से दूर जितना ऑर्बिट होगा उसे हम लोअर ऑर्बिट कहेंगे। अब एक जो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा। वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। यानी अगर वो जंप करता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो वो क्या करेगा, अभी वो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को वो रिलीज करेगा। और इसी तरह अगर वो फॉर एग्जांपल लोअर लेवल में पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा होगा, अगर इसने हायर में जाना है तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। यानी अगर आप लोअर टू हायर जाएंगे तो इसका मतलब है एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। ये हमारे पास कंसेप्ट था। यानी एक जो एटम होता है वो एनर्जी कब जज़ब या खारिज करता है, एक इलेक्ट्रॉन वो कब एनर्जी जज़ब या खारिज करता है, जब वो मूव करता है हायर टू लोअर ऑर्बिट तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है यानी रिलीज करता है। लेकिन जब वो लोअर टू हायर चलता है तो फिर वो क्या करता है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। ये हमारे पास कंसेप्ट था। अच्छा, मजीद आप ये जो एनर्जी इसने खारिज या जज़ब किया है, अब इनका अगर डिफरेंस देखने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन होती है, हमारे पास होती है डेल्टा ई। डेल्टा मतलब हम कहते हैं चेंज इन, आगे ई एनर्जी को चेंज इन एनर्जी किसकी इक्वल होगी, E2 माइनस E1। E2 अब क्या है, हमारे पास दूसरी एनर्जी। जब एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में तो उसने या एनर्जी खारिज की या एनर्जी क्या की, जज़ब की। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ समझाने के लिए फॉर एग्जांपल इसके पास हम कहते हैं, इसके पास जो एनर्जी थी हम कहते हैं कि वो हमारे पास चले भी 2 किलो जूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी भी एनर्जी है, फॉर एग्जांपल कोई भी इसके पास एनर्जी है 2 किलो जूल इसके पास एनर्जी है। अब इसको यहाँ पे जाने के लिए 3 जो है वो चाहिए, 3 किलो जूल चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये 1 किलो जूल जब एनर्जी क्या करेगा, जज़ब करेगा, अब्सॉर्ब करेगा और क्या करेगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। यानी इसका मतलब पहले इसकी एनर्जी 2 थी, इसने 1 जूल जो है वो किलो जूल वो इसने ऑब्टेन की, इसकी होगी 3 किलो जूल। अब हमने ये क्वेश्चन चेंज एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे E2 यानी इसके बाद जो पहली एनर्जी वो हमारे पास E1 2 थी और हमारे पास दूसरी एनर्जी वो क्या 3, तो हम लिखेंगे 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की जो ये एनर्जी थी और जो अब उसकी एनर्जी है वो जिस ऑर्बिट में पहुंच चुका है वो कितनी चेंजिंग उसमें आई है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल किलो नहीं, आप जो लिखना चाहते हो जो लिख लो। तो ये हमारे पास ये बस समझाने के लिए था। वैसे ये यूनिट वगैरह इनके हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये अप्लाई नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने ये काम किया। यानी जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन जब वो लोअर टू हायर जाएगा वो एब्सॉर्ब करेगा, और जब अगर वो हायर से लोअर जाता है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब E2 माइनस E1 मजीद हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वल है HV के।
ये मजीद कहते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास मजीद हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वल है एच वी के। अब एच हमारे पास क्या है, एच हमारे पास होता है प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड। ये हमारे पास क्या होती है, इसकी जो होती है हमारे पास वैल्यू होती है, यानी हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 पर, ये लोअर कोड में एमसीक्यू के तौर पे आई है कि एच की वैल्यू आपके पास कितनी होती है। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एच वी की। एच आपके पास क्या प्लांक्स कांस्टेंट है, वी आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास क्या अभी फ्रीक्वेंसी। अब मजीद हमारे पास लास्ट का पासवर्ड रह जाता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब हर ऑर्बिट जो होता है उसकी अपनी फिक्स एनर्जी होती है और उसका फिक्स एंगुलर जो है वो मोमेंटम होता है। इसका हमारे पास फार्मूला आ जाता है mvr इज इक्वल टू nh/2 पर। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, ये वाला। हमारे पास मोमेंटम में दो तरह का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। जब एक चीज लीनियर पाथ में मूव कर रही होती है उसका जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। लेकिन जब अगर कुछ एंगल के साथ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है सर्कल में मूव कर रहे थे, कुछ एंगल के साथ मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से इसका जो मोमेंटम होता है उस हम उसे क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कुछ एंगल के साथ ये जो मोमेंटम क्रिएट हो रहा है कुछ एंगल के साथ हो रहा है, इस वजह से हम क्या कहते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यानी mvr = nh/2 पाई। n यहाँ पे क्या है, h तो चलिए आ गया, प्लांक्स कांस्टेंट है, 2 आपको पता ही है, और कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू आपको वो भी पता ही है 3.14। आगे मजीद आगे एंड चलती रहती है। अगर आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, अगर किसी भी ऑर्बिट का फाइंड करना है, ये जो n होता है ये आपको ऑर्बिट नंबर शो करता है। आपका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर, यानी वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कौन सा है, तो n आपको क्या करता है, ये ऑर्बिट नंबर को शो करता है। अगर आप किसी भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम शो करना चाहते हो, बाकी वैल्यूज हर जगह सेम पुट करना पड़ेगी, बस n की वैल्यू चेंज करना पड़ेगी आपको। अगर पहला ऑर्बिट है उसके लिए आपको 1 लगाना पड़ेगा, अगर दूसरा ऑर्बिट है वहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, अगर तीसरा ऑर्बिट है वहां पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। यानी हर जो आपके पास ऑर्बिट होता है उसका महसूस एंगुलर मोमेंटम होता है। ये एंगुलर का कंसेप्ट जो दिया था ये आपके एमसीक्यूज में भी दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट किसने दिया था, वो भी किसने सबसे पहले दिया था, नील बोहर ने दिया था। तो ये हमारे पास था इसका बोहर्स एटॉमिक थ्योरी जो हमने की। अभी हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की, पास्टुलेट हमने 5 जो इसके पास्टुलेट किए कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पहली बात हमने कहा कि हाइड्रोजन के पास एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेडियस r ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। हमने कहा कि हर जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है जो कि क्वांटाइज होती है। हमने तीसरे पॉइंट में पढ़ा कि एनर्जी एक एटम, जब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम के अंदर, जब वो एक ही ऑर्बिट में रहता है ना वो एनर्जी जज़ब करता है ना वो एनर्जी खारिज करता है। और ये काम कब करता है, अभी उन्होंने कहा जब ये जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, व्हेन इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट अब्सॉर्ब और रिलीज एनर्जी। जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है वहां पे फिर क्या करता है, या ये एनर्जी जज़ब करता है या खारिज करता है। मजीद आगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की मैंने दी हुई है, जब भी रेडिएशन जो होती है वो खारिज होती है, क्योंकि जब भी एनर्जी जज़ब होती है या खारिज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होती है, और रेडिएशन की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर वो लोअर से हायर की जाने आता है तो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो जज़ब करेगा। अच्छा मैं छोटी सी इसी को एग्जांपल आपको याद करने के लिए आपको याद रहे। अच्छा लोअर टू हायर की बात करते हैं तो एनर्जी हमने कहा कि इसको क्या करनी पड़ेगी, अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अच्छा फॉर एग्जांपल एक अगर बंदा जो है वो एक कमज़ोर है, अगर उसने हेल्दी बनना है तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करेगा जो उसे एनर्जी देंगी और उसे सेहतमंद करेंगी। इसका मतलब है अगर इन्होंने लोअर से हायर की जाना है तो एनर्जी पहले इन्हें लेनी पड़ेगी, तो यानी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अगर वो हायर से लोअर में जाना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर कोई ज़्यादा बंदा हेल्दी है तो अगर वो लोअर की तरफ आना चाहता है तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको भागना पड़ेगा, यानी काम कुम एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। इसका मतलब पहले से एनर्जी अपनी जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। इसी वजह से अगर आपने हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ आना है एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी, लोअर से हायर जाना एनर्जी अब्जॉर्ब करना पड़ेगी। ये जो चेंज इन एनर्जी आती है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, डाटा ई के। डाटा का मतलब चेंज, आगे विच इज इक्वल टू E2 - E1, मजीद विच इज
इक्वल टू हमारे पास एच वी, एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये लिखी है, वी हमारे पास जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, लास्ट हमारे पास एंगुलर मोमेंटम वाला पास हो गया। एंगुलर मोमेंटम हर ऑर्बिट जो होता है उसका महसूस एंगुलर मोमेंटम होता है, व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय दिस फार्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो ये आपका दो हमारे पास था लेक्चर नंबर 8 था और बहुत एटॉमिक थ्योरी थी। इंशाल्लाह तो करता हूँ आप लोगों को ये जो काम क्लियर हो गया होगा। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।